हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल द वंडरलेस सोल अभी। एंड आज मैं इस वर्ल्ड अराउंड अस के एक नई सेगमेंट में एक नई वीडियो लेके आया हूँ। और ये वीडियो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के ऊपर है जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी कुछ दिनों पहले ही बोला। तो क्या बोला हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने, क्या है ये स्टेटमेंट और क्या सिग्निफिकेंस है स्टेटमेंट का, आइए शुरू से बताता हूँ। तो अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि सिंध प्रोविंस जो पाकिस्तान का प्रोविंस है वो आज पाकिस्तान में तो है, बट सिविलाइजेशनली वो इंडिया और इंडियन वैली के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज बेशक वो पाकिस्तान का पार्ट है, बट बॉर्डर्स चेंज होते टाइम नहीं लगता है। तो क्या संकेत देना चाह रहे थे हमारे डिफेंस मिनिस्टर इससे, कैसे सिंध जो है वो हमारे जो है वो सिविलाइजेशन के साथ जुड़ा है और कैसे वो एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग से एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वो सब मैं आज आपको बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिंध को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी माना जाता है और माना जाता है कि 3000 बीसी में ही जाके कहीं एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत यहीं से हुई थी। यही नहीं, इसके जो रूट्स हैं वो इतने डीप हैं कि यहाँ पे कई सारे शासन हुए हैं और कई सारी सिविलाइजेशन यहाँ पे चेंज हुई है। अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेके मोहनजोदारो और कई लोगों ने, कई ग्रेट लीडर्स ने यहाँ पे शासन किया है। और माना जाता है कि जब इस्लाम हमारे यहाँ पे आया था तो सबसे पहले वो सिंध वैली से ही आया था। और जो इंडिया जो आज बना है इंडस वैली सिविलाइजेशन की बेसिस पे ही बना है। और माना जाता है कि जो सो कॉल्ड इंडो आर्यन का जो माइग्रेशन हुआ था 1500 बीसी में, वो यहीं से स्टार्ट हुआ था और वेदास की नॉलेज और कंपोजिशन यहीं से स्टार्ट हुई थी। यही नहीं, यहाँ पे ये भी माना जाता है कि ये जो पर्टिकुलर रीजन है, इस पर्टिकुलर रीजन से ही हमारी जो ब्रॉन्ज एज है सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसकी शुरुआत हुई थी। तो मैं धीरे धीरे करके आपको बताता हूँ कि क्या सिग्निफिकेंट है इन सब चीज़ों का, कहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी और कैसे आगे ये चीज़ें हम लोग अपने इंडिया की एक पूरी एक लेगेसी में जोड़ सकते हैं इन फ्यूचर। तो ये बहुत ही दुखद है कि आज ये जो पर्टिकुलर बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल स्टेट है या प्रोविंस है, ये हमारे एक ऐसे पड़ोसी देश के पास है जिसको उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। मोहनजोदारो जो वहाँ पे पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पे मोहनजोदारो की पूरी सिविलाइजेशन हुई थी, वो वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। और वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के बावजूद उसकी स्टेट आज बहुत खराब भी है। तो आइए मैं बताता हूँ कि कहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई थी। तो माना जाता है कि सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन की 3000 बीसी में यहीं से शुरुआत हुई थी। उसके बाद माना जाता है कि 1500 बीसी में जो सो कॉल्ड इंडो आर्यन इन्वेजन हुआ था वो यहीं पे हुआ था। और यहाँ पे फिर वेदास की रचना हुई थी, यहाँ पे वेदास को इंट्रोड्यूस करा गया था। उसके बाद यहाँ पे पर्शियन किंग्स जो थे वो राज करने आए थे। तो 535 बीसी के अराउंड एक किंग था साइरस नाम का, जो पर्शिया पे रूल करता था, जो आज मॉडर्न डे ईरान में आता है। और उनका एक प्लान था एक आर्केमेनिड किंगडम बनाने का, जो कि इंडिया को भी पर्टिकुलर इंक्लूड करना था उस किंगडम में। तो वो वहां से निकल चुके थे अपनी फौजों को लेके। और जो सबसे पहले उन्होंने जहाँ पे इन्वेड करा था वो सिंध ही था। और मॉडर्न डे सिंध जो है वो काफी तरीके से वो इन्वेड कर चुके थे और वो पूरी तरह से कब्जा कर चुके थे। तो ये सिलसिला रुका था जाके कब, जब इनकी डेथ हुई थी। आर्केमेनिड किंगडम का ये प्लान तब थोड़ी देर के लिए होल्ड हो गया था 530 बीसी के अराउंड। बट फिर एक किंग आया था डरायस नाम का और उसने कोशिश करी थी झेलम नदी के इस पार, जिसको पंजाब बोला जाता है, उस पर कब्जा करने की। तो बोला जाता है और ये उनके इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है कि जब वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने इंडस वैली पे जब कब्जा किया था तो उन्होंने 3 हिस्सों में इसको बांटा था, 3 प्रोविंसेस में इसको बांटा था। और ये सिलसिला अकेमेनिड का तब तक चलता रहा जब तक एंट्री नहीं हो गई किसकी, सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर के नाम से दुनिया जानती है। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट 327 बीसी के आसपास ये सोचता है कि अब
जब वो पूरा एक ग्रीक एम्पायर बना चुका है, अब वो इंडिया की तरफ बढ़ता है, इंडस वैली की तरफ बढ़ता है, और वो ये सोचता है कि जो एकेमेनिड एम्पायर जो पर्शिया का है उस पर कब्जा करा जाए। तो उसका प्लान होता है सिंध और पंजाब प्रोविंसेस, जो बेसिकली एक पर्शियन प्रोविंसेस थे, उनको उनको अपने अंडर लिया जाए, और वो आगे बढ़ता है अपनी सेना के साथ इस पे कब्जा करने के लिए। और यहीं से चालू होता है सिलसिला लड़ाई का अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। तो 326 बीसी के आस पास बोला जाता है, माना जाता है, मतलब इट इज नॉट फैक्चुअल थिंग, बट उनके जो हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग वो बोलते हैं कि उन्होंने पोरस को हरा दिया था। बट इन इंडिया वी डोंट नो दैट, बिकॉज आफ्टर डिफीटिंग पोरस, अकॉर्डिंग टू देम, दे लेफ्ट इंडिया। इफ दे हैव डिफीटेड द पोरस तो उनको इंडिया छोड़ना ही के पड़ा। काफी सारे रीजंस बोला जाता है कि उनकी आर्मी थक चुकी थी, और उनकी आर्मी सरेंडर कर चुकी थी, और बीमार हो गई थी। देयर आर मैनी पर्टिकुलर रीजंस, तो मैं अभी उस पर नहीं जाऊंगा। अभी मेरा एक पर्टिकुलर टॉपिक ये चल रहा है, शायद फ्यूचर में मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं, और मैं आपको जरूर बताऊं कि what were the possibilities of uh, you know Alexander getting out of India and won the Negusa and everything. प्रोबेबली मैं कुछ अलग वीडियो उसके लिए बनाऊंगा। बट हाँ, कंटिन्यू करते हैं अपने सिंध जो पर्टिकुलर एक रीजन है उसकी बात पे। तो अलेक्जेंडर, जैसा कि आप जानते हैं, फिर ये पर्टिकुलर रीजन छोड़ के चला गया था, और जैसे ही वो ये रीजन छोड़ के चला गया तो एंट्री हुई चंद्रगुप्त मौर्य की। तो मौर्यन एम्पायर का कैसे इसमें इंक्लूजन हुआ, आइए मैं बताता हूँ। तो जब अलेक्जेंडर जो था वो यहाँ से लौट गया था, तो वो यहाँ पे एक जनरल बिठा के गया था जिसका नाम था सेल्यूकस। अब सेल्यूकस बहुत फेमस है अपने एक पर्टिकुलर सेल्यूसिड एम्पायर बनाने के लिए, और वो बहुत फेमस है इस चीज के लिए कि अलेक्जेंडर को जो इसने पर्टिकुलरली उसकी जो लेगेसी आगे चलाई थी वो सेल्यूसिड था, वो इसका एक जनरल था बेसिकली। तो मौर्यन एम्पायर जो था वो, उन्हें पता चल गया था कि इन्वेजन हो चुका है, तो वो बढ़ चुके थे इस तरफ, और दे फॉट एंड eventually you know what happened. मौर्यन एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था, और उसकी आर्मी लाइक ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन आर्मीज थी उस टाइम की, इंडस वैली आर्मी यू कैन से दैट। और उन्होंने डिफीट कर दिया था सेल्यूसिड को। तो सेल्यूसिड ने एक पीस प्रपोजल करा था जिसमें उसने एक मैरिज प्रपोज करी थी, और उसके बदले में ये भी प्रपोज करा था कि इंडस वैली रीजन के जो भी इस साइड, यानी मॉडर्न डे पाकिस्तान, पंजाब और सिंध, जो भी पर्टिकुलर रीजन है, इस पूरे रीजन को वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे देगा। और उसके अलावा बैक्ट्रिया नाम की जो रीजन है, जो आज मॉडर्न डे अफगानिस्तान, तजिकिस्तान और कजाकिस्तान के आसपास लगती है, वो एरिया भी वो सीड कर देगा चंद्रगुप्त मौर्य को। तो ये एक पीस प्लान था जो सेल्यूसिड के द्वारा दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य को, और चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में उसको अराउंड 200 हाथी आई गेस दिए थे। तो ये माना जाता है उस टाइम ऐसे पीस हुआ था, और ऐसे एक सिंध प्रोविंस जो था, जो चला आ रहा था एक पर्शियन रूल से, एक अलेक्जेंडर वाला मैसेडोनियन रूल के बाद एक चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्यन एम्पायर में जुड़ना, और वहीं से शुरुआत हुई सिंध का एक पर्टिकुलर इंडल्ज होना, एक पूरे बड़े भारत जिसको आज हम जानते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में इन्फ्यूज होना। तो हम मान सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्यन एम्पायर का जो एम्पायर था वहीं से शुरुआत हो गई थी इंडिया की, एक इंडिया की एक बॉर्डर लाइन बनने की, मतलब कह सकते हैं कि वो एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग थी, एक ड्राफ्ट की एक मॉडर्न डे इंडिया के। और माना जाता है ये मौर्यन एम्पायर जो था यही नींव बना था इस पूरे पर्टिकुलर रीजन में बुद्धिज्म भी फैलाने में, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने लेटेस्ट एजेस में बुद्धिज्म को फॉलो कर लिया था, और अशोका इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट लीडर्स। तो ये इसका भी प्रमाण है कि अफगानिस्तान में जो अगर आप फॉलो करते आए हैं जियोपॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत भी, तो आपको पता होगा कि अफगानिस्तान में जब अमेरिका चला गया था तो बुद्धिस्ट कार्विंग्स मिली थी, और एक लेइंग बुद्धिस्ट स्टैचू भी मिला था, और अफगानीज बेसिकली तालिबानीज ने डिस्ट्रॉय भी करा था इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, उसको बॉम्ब करके। तो यही प्रमाण भी है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर जो एक मगध नाम की जगह से स्टार्ट हुआ था वो इतना बड़ा फैला था।
चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर काफी बड़ा था और इसके बारे में बात करूंगा तो फिर वो वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी। तो चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर की बात ना करके अब मैं बात दोबारा से सिंध पे लेके आता हूँ, तो प्रोबेबली किसी और वीडियो में मैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करूँ। तो हाँ, सिंध की बात करते हैं। तो फिर जब चंद्रगुप्त मौर्य के पूरे एम्पायर का पतन हुआ, तो ये जो पर्टिकुलर रीजन थे, यहाँ पे ग्रीक्स के एम्बेसडर्स बैठते थे। बेसिकली एम्बेसडर वाला जो पूरा सिस्टम था, वो कह सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ से ही स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि जो ग्रीक्स थे, वापस जाने के बाद जो वो अपने एम्बेसडर्स थे वो यहाँ पे बिठाते थे, जो एक तरह से कैबिनेट का हिस्सा होते थे, और वो इन्फॉर्म करते थे वहाँ के जो भी वहाँ का लीडर होता था उसको कैसे रूल करा जाए। तो ये माना जाता है कि सेल्यूसिड के जाने के बाद वो ग्रीक एम्बेसडर्स यहाँ पे बिठाया करता था। तो मौर्यन एम्पायर के पतन के बाद इस पर्टिकुलर रीजन में जिसने शासन किया 180 बीसी के बाद से लेकर अराउंड 1990 बीसी तक, वो इंडो ग्रीक्स रहे हैं, इंडो सीथियंस रहे हैं, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। और सडनली एक दिन गुप्ता एम्पायर आता है और एंट्री होती है इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल व्हाट वी कैन से सिविलाइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एरा की, गुप्ता एम्पायर से। कहा जाता है कि ये जो गुप्ता एम्पायर है, ये 3rd सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी तक इसने रूल करा था, और काफी ज्यादा ग्रेट लीडर्स ने इसके अंदर रूल करा था, जैसे कि समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2, एंड दे वर वन ऑफ द फाउंडर ऑफ दीज पर्टिकुलर एम्पायर, जो आगे जाके इंडिया की बॉर्डर लाइन को और भी ज्यादा डिसाइसिव कर देते हैं। और इसी पर्टिकुलर रीजन, इसी पर्टिकुलर टाइम में जो थे वो काफी ज्यादा महापुरुष भी निकले थे, जैसे कि कालिदास जी और आर्यभट्टा। और इंडिया का ये गोल्डन पीरियड भी माना जाता है, बिकॉज इस पर्टिकुलर पीरियड में इंडिया ने बहुत ज्यादा साइंटिफिकली एडवांस किया था खुद को, काफी ज्यादा फिलोसफिकल एडवांस किया था। वी वर वेरी मच इनटू द लिटरेसी, लिटरेचर एंड द पोएटिक, काफी ज्यादा हम स्ट्रॉन्ग थे पोएटिकली भी, और एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन इन दिस पर्टिकुलर पीरियड। जब हम बात करते हैं सिंध की, तो सिंध में पर्टिकुलर इनका जो हुआ था, एंट्री पॉइंट था, वो अराउंड 345 से 445 एडी के बीच रहा था, पर्टिकुलर शासन रहा था इनका। और ये काफी ज्यादा इन्होंने रूल करा था, काफी ज्यादा कार्विंग्स निकली थी वहां से, ब्रह्मा की फेमस कार्विंग थी वो निकली थी वहां से, जो एक पूरा कल्चर बना था वहां पे, एक सिंध का कल्चर बना था जो पूरा इंडिया से इंटीग्रेट हुआ था, जो एंशियंट टाइम हम कह सकते हैं, जो भारत था उससे पूरा इंटीग्रेटेड एक सिस्टम था। तो इट वाज अ वेरी वेल डिफाइंड टाइम, एंड प्रोबेबली अगेन मैं एक पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहा हूँ, तो मैं ज्यादा किंगडम्स के बारे में या ज्यादा पर्टिकुलर रूलर्स के बारे में बात नहीं करूंगा, बिकॉज वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। मैं प्रोबेबली फिर मैं दोबारा से एक टॉपिक लेके आऊँ एंड वी कैन टॉक अबाउट इट। तो अभी हम बात करते हैं सिंध की। तो इन्होंने जब राज किया, उसके बाद काफी सारी डायनेस्टीज उसके बाद आई, जैसे कि ससेसियन डायनेस्टी आई और ब्राह्मण डायनेस्टी आई। लास्ट जो थी वो ब्राह्मण डायनेस्टी थी आई थिंक। और उसके बाद एक मिडीवल पीरियड चालू हो गया, अरब्स का पीरियड जो भी माना जाता है, और फिर अरब इन्वेजन चालू हो गया इंडिया की तरफ। तो आइए फिर बात करते हैं अरब इन्वेजन की। तो माना जाता है मोहम्मद की मृत्यु के बाद जो था अरब एक्सपेंशन चालू हो गया था, और जो अरबियंस थे वो पर्शिया की तरफ बढ़ चुके थे, और पर्शिया के बाद वो सिंध की तरफ बढ़ चुके थे, और सिंध में क्लैशेस हुए थे काफी सारे, और अरब जो थे वो पर्टिकुलरली उन क्लैशेस में डोमिनेट कर चुके थे, बिकॉज काफी सी व्हाट हैपेंस इज कि जब आपका पर्टिकुलर कोई एक रीजन होता है वो बहुत लंबे समय तक बहुत पावरफुल लीडर्स के अंदर रहता है, तो बीच में से कुछ डिविजन्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर वो क्या होता है, वो जो बड़ा राज्य जब बिखरता है, जब टूटता है, तो उसके बाद वो छोटे छोटे राज्य बन जाते हैं, और वो बड़े राज्य के आफ्टर मैच जो होते हैं, वो छोटे राज्य जो होते हैं वो बहुत कमजोर हो जाते हैं। तो वो कमजोर राज्य जब हो चुके थे, हालांकि मैं उनको वो कमजोर नहीं बोलूंगा, बाकी दुनिया के हिसाब से वो राज्य अभी भी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल राज्य थे, बट स्टिल दे वर नॉट एज मच पावरफुल एज देयर प्रेडिसेसर्स। तो सिंध पर्टिकुलर रीजन में काफी ज्यादा यू नो लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं बिटवीन दी अरेबियंस एंड बिटवीन दी हिंदू राज्यस। और फिर उसके बाद जो अरेबियंस होते हैं वो पर्टिकुलरली इन्वेड करते हैं, डोमिनेट करते हैं, और माना जाता है कि उस्मान इब्न अबू अल आस ने, जो बहरीन का एक गवर्नर भी था,
उसने काफ़ी सारे नेवल एक्सपीडिशंस भेजे थे इंडिया के खिलाफ अपने वेरियस ब्रदर्स के थ्रू, जिसमें से एक थाने और बहराइच के लिए भी भेजा गया था। और उसी के अंडर जो था नेवल एक्सपीडिशंस इंडिया के खिलाफ स्टार्ट होता है, जिसको हम अरब इन्वेजन का पॉइंट भी बोल सकते हैं, कि वहीं से वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन था, कि वहीं से वो स्टार्ट हुआ था, ऐसा भी माना जा सकता है। तो मोहम्मद बिन कासिम के अंदर 712 में जो एक आर्मी रिलीज होती है, जो सिंध पर 8,000 कैवलरी की आर्मी हमला कर देती है, और देवल जो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस वहाँ का एक बोल सकते हैं इकोनॉमिकल पोर्ट होता है या इकोनॉमिकल जगह होती है, वहाँ पे अटैक हो जाता है, और 3 दिन तक स्लोटर चलता है, जहाँ पे हिंदू टेम्पल्स, बुद्धिस्ट टेम्पल्स को तोड़ा जाता है, और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है सब कुछ, वहाँ का लैंड, वहाँ के लोग, सबको मार दिया जाता है। तो यहीं से शुरुआत हो जाती है सिंध की इंडिया से सेपरेशन की। तो बोल सकते हैं कि यहीं से अरब इन्वेजन की भी स्टार्ट हो जाती है, और अरब इन्वेड होने के बाद फिर एक पर्टिकुलर मुगल इन्वेजन स्टार्ट भी हो जाता है, और उसके बाद जैसा कि आज मॉडर्न डे में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये सिंध प्रोविंस आज एस्टेब्लिश्ड है, और पाकिस्तान के अंदर ये प्रोविंस है। तो मैंने आपको बताया कि हिस्टोरिकली कैसे इंडिया से रिलेटेड है सिंध, और मैं तो यही बोलूंगा रिलेटेड नहीं, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग ही यहाँ से हुई है, तो इट इज वन ऑफ द ओरिजिन पॉइंट फॉर द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको आज हम बहुत गर्व से हम अपनी सिविलाइजेशन का एक हिस्सा मानते हैं, हम मानते हैं हमारी लेगेसी का पार्ट है। और हम लोग बोलते हैं जब भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम लेते हैं, तो सिंध से वो स्टार्ट होता है। सिंध के जो लोग हैं, जो वहाँ के लोग थे, वो पर्टिकुलर लोग एक इंडस को पूजते थे, इंडस को मानते थे। इस नाम से ही पता चल जाता है कि सिंध जो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द हिंद है, ठीक है। और जनगण मन में भी इसका वर्णन है कि कैसे पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। तो दीज वर द मेजर रीजन्स, जो उस टाइम इंडिया के मेजर रीजन्स थे, दीज वर द मेजर रीजन्स। उसके बाद सब कॉन्टिनेंट में काफी ज्यादा डिवीजन हुआ, काफी ज्यादा स्टेट्स बने ब्रिटिश के अंदर। आई वोंट गो इनटू दैट पर्टिकुलर हिस्ट्री राइट नाउ, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था कि कैसे एंशिएंट इंडिया में सिंध का कितना बड़ा रोल था, कैसे बड़े बड़े एम्पायर जैसे कि मौर्य एम्पायर्स, गुप्ता एम्पायर्स ने यहाँ पे शासन किया, और कैसे ये एक पर्टिकुलर इंडिया का पार्ट है। तो जब राजनाथ सिंह जी ये बोलते हैं कि सिंध जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है और बॉर्डर्स कभी भी चेंज हो सकते हैं, तो मैं नहीं मानता कि एक गलत स्टेटमेंट होगी। और उनकी एक रीजन स्टेटमेंट ये भी थी कि सर क्रीक्स का जो रास्ता है वो कराची से ऊपर उतरता है। तो जो सर क्रीक्स हैं वो गुजरात में इस्टेब्लिश्ड है। गुजरात में काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे समुद्र के अंदर बोल सकते हैं, हमारे अरेबियन सी के अंदर एक काफ़ी ऐसा रीजन है जहाँ पे थोड़ी सी लैंड है, थोड़ा सा पानी है, वो पैची रीजन है, तो उसको सर क्रीक्स का रीजन माना जाता है, जो कॉन्फ्लिक्ट का भी पात्र रहा है काफ़ी टाइम में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो आई बिलीव हमारी इंडियन नेवी is very much capable of doing a lot of wonders. So we don't know man, we don't know what future holds, है ना। तो मैं तो यही बिलीव करता हूँ कि आई टोटली बिलीव कि सिंध जो था वो एक इंटीग्रल इंडिया का पार्ट था, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये शुरुआत थी हमारे एक मॉडर्न डे इंडिया के बनने की। और मैं डेफिनेटली इस पूरे आइडिया को एक्सेप्ट करता हूँ, और इसको मैं प्रमोट भी करता हूँ कि सिंध could have been, should have been and probably would be part of India। and इसी के साथ यार मैं वीडियो का एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो you know what to do, share it with your friends, share with your family। मैं ट्राई कर रहा हूँ अपनी वीडियो की थोड़ी सी क्वालिटी इंक्रीज करने का यार, मेरे को बहुत ज़्यादा आई एम नॉट गुड विद द एडिटिंग एंड स्टफ, बट आई एम ट्राइंग। ओके, तो आई विल जस्ट ट्राई टू मेक मोर पब्लिक फ्रेंडली, या फिर बोल सकते हैं कि कंटेंट हैवी ना बना के थोड़ा सा ग्राफिक भी थोड़ा सा ट्राई करूंगा। पर यार मेरी ना वो एक्सपर्टीज नहीं है, तो मैं जैसे जितना भी बना सकता हूँ मैं उतनी कोशिश कर रहा हूँ आप तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की, क्योंकि मेरा मेन एम वही है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, बाकी सारी चीजें जो सेकेंडरी थी। तो यही हिस्ट्री थी, और यही इस वीडियो का पूरा एम था आज आपको बताने का। तो मिलते हैं यार, अगली बार मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।